हेलो एवरीवन, हम लास्ट क्लासेस में आपकी गैसेस स्टेट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक उसी से को हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इसी टॉपिक को हम जानते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से भी। तो आप दोनों नाम से मतलब एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपके सामने क्वेश्चन की एक्सप्लेन कीजिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को। तो दोनों आपके सेम ही है। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, कुछ मेन पोस्टुलेट्स ही हमें इसके डिस्कस करने हैं इस थ्योरी के। बट हमें उससे पहले ये याद करना है कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। हमने गैस लॉज के बारे में डिस्कस किया था, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। मतलब हम गैसेस के बारे में ही डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसी से रिलेटेड अभी तक जो हमने लॉज पढ़े हैं उन्हीं को हमने वहां पर मतलब एक तरह से हमने उसको एक्सप्लेन किया, बट उसमें कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिली। तो यहाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मेनली बेस क्या रहेगा आपका, काइनेटिक थ्योरी हमें क्यों डेवलप करनी पड़ी, मतलब इस तरह से हमने थ्योरी को एक्सप्लेन क्यों किया। क्योंकि जितना भी अभी तक हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था, हमारे सामने कोई भी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं आई थी कि हम उसे थ्योरेटिकली फॉर्म में हम उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो यहाँ से हमें मैक्सवेल 19th सेंचुरी में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और क्लॉसियस ने हमें थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी गैसेस के बारे में, जिसके बाद जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी उसको बोला गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। और यहाँ से हमने इसको आगे कंटिन्यू किया और इसके मतलब इन्होंने जो हमें ये थ्योरी दी थी उसके कुछ पोस्टुलेट्स रखे। उन पोस्टुलेट्स को आज हमने मेनली डिस्कस करना है। आपसे एग्जाम में कभी भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पूछा जाता है तो मेनली उसका मोटिव यही है कि उसके पोस्टुलेट्स फॉर्म में एक्सप्लेन कीजिए। ग्रेजुएशन लेवल पे तो इतना ही पूछता है। इसका हालांकि मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम जस्ट पोस्टुलेट्स की ही बात कर रहे हैं। अगर हम मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें तो वो हम नेक्स्ट कभी लेक्चर्स में करेंगे। ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए पर इंपॉर्टेंट नहीं है, मास्टर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वो। तो हमें 19th सेंचुरी में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने और क्लॉसियस ने एक्सप्लेन किया, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हमें दी। अभी तक हमारे सामने कोई भी थ्योरेटिकल प्रूफ ऐसा नहीं आया था, जस्ट उन्होंने वहां पर ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही हमारे पास रिजल्ट्स थे। बट थ्योरेटिकली रिटर्न में हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला था। तो यहाँ 19th सेंचुरी के बाद जब हमारे सामने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आई, उसके बाद हमें थ्योरेटिकल प्रूफ मिला गैसेस के बारे में। तो उसके हमें पोस्टुलेट्स मेन डिस्कस करने हैं आज। तो हमारा सबसे पहला पोस्टुलेट्स हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे सभी को। तो पोस्टुलेट नंबर 1 आपका क्या रहेगा, क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पोस्टुलेट्स आपका क्या कहता है, सबसे पहला पोस्टुलेट कि आपकी जितनी भी गैसेस हैं उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर सपोज कीजिए आपके सामने किसी कंटेनर में कोई गैस गिवन है, उस गैस के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उन सभी पार्टिकल्स को जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उन सिंगल पार्टिकल की अगर मैं बात कर रही हूं तो इस सिंगल पार्टिकल को मॉलिक्यूल बोला जाता है। उस गैस का क्या है, मॉलिक्यूल। तो हर सिंगल पार्टिकल को एक गैसियस मॉलिक्यूल बोला जाता है। और इसी गैसियस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, अगर कहीं पर हमने गैस ली हुई है किसी कंटेनर में, उस गैस के पास मिलियंस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उसी से हमारा कंप्लीट गैस फॉर्मेशन होता है। ध्यान से सुनते जाना, सिर्फ पोस्टुलेट्स अगर आपको समझ आ गए तो उसके बेसिस पर जब आप नेक्स्ट लेवल पे मतलब मास्टर्स में भी अगर आप मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी कर रहे होंगे, तब अगर आपको पोस्टुलेट समझ आए हैं तभी आप आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन समझ पाओगे। तो 1 by 1 बहुत सिंपल है, तो इनको समझते चलो। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी गैस प्रेजेंट है तो उस गैस में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उन छोटे छोटे हर सिंगल पार्टिकल को एक मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हमारी गैसेस कंप्लीट होती हैं कि अगर कहीं पर गैस प्रेजेंट है तो वहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। सेकेंड चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सपोज ये हमारा एक गैसियस पार्टिकल है,
इसके बाद ये दूसरा गैसियस पार्टिकल है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सारे हमारे गैसियस पार्टिकल हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इन गैसियस पार्टिकल्स के बीच में, इन गैसियस पार्टिकल के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस, अगर एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, इस तरह से है आपके सामने, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। और जिस इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसके साइज को हम, मतलब उस मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं मैं, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो उसका साइज जो है, ओवरऑल गैस का अगर हम साइज ले रहे हैं या ओवरऑल गैस का वॉल्यूम अगर ले रहे हैं, तो इस पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल। अब आप कहोगे मैम ने कंटेनर में गैसेस मॉलिक्यूल्स ले रखे थे, आप ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, वो जस्ट मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास कहीं पर गैसेस, इसको आप बाउंड्री को हटा दीजिए, कि आपके पास कहीं पर गैस प्रेजेंट है, उस गैस में अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन गैसियस मॉलिक्यूल में सभी पार्टिकल्स में एक दूसरे से डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने के बाद अगर देखो, सपोज आपके सामने किसी रूम में स्टूडेंट्स को बिठाया गया है, तो स्टूडेंट्स में अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे अगर हम स्टूडेंट्स को बिठा देते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि अगर मैं पूरी क्लास को इन्वॉल्व करूं, मैंने काफी बड़ा रूम लिया और उस रूम में मैंने सिर्फ 4 ही स्टूडेंट बिठाए और 4 स्टूडेंट्स मैंने बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर बिठा दिए, तो मैं कहूंगी कि एक स्टूडेंट ने कितनी जगह ली पूरी क्लास के कंपेरिजन में। क्लास का वॉल्यूम अगर आप ले रहे हो, उस क्लास के वॉल्यूम में एक स्टूडेंट ने कितनी जगह ली, तो वो बहुत कम है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि आपको पता है गैसियस पार्टिकल जो है वो दूर दूर फैले होते हैं। दूर दूर फैले होने की वजह से अगर हम किसी एक पार्टिकल की या एक मॉलिक्यूल की, देखो मैं पार्टिकल वर्ड यूज कर रही हूँ तब भी उसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल, किसी गैसियस मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, अगर मैं मॉलिक्यूल बोल रही हूँ वो तो मीनिंग है ही मॉलिक्यूल। तो अगर आपके सामने किसी गैस की बात हो रही है और गैसियस पार्टिकल की बात हो रही है, तो मतलब मैं सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, उस गैस के सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ। तो आप वर्ड्स पे ध्यान से समझना कि क्या कहना चाह रही हूं मैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल वर्ड यूज किया है तब भी मेरा गैसियस पार्टिकल है, और गैसियस पार्टिकल वर्ड यूज कर रही हूँ तभी भी हमारा वो मॉलिक्यूल ही है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है। तो यहाँ से देखो, अगर आपके पास कोई गैसियस पार्टिकल्स हैं, उन गैसियस पार्टिकल्स के बीच में, मतलब आपके सामने कोई गैस है, उन सभी उस गैस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में डिस्टेंस, मतलब एक पार्टिकल अगर यहाँ पर है, एक पार्टिकल कहीं दूर है, तो इस पार्टिकल का साइज जो है और इस पार्टिकल का साइज, एक चीज जो आपका फर्स्ट पोस्टुलेट था ना, उसमें एक चीज और ऐड करना। मैंने फर्स्ट पोस्टुलेट आपको क्या बताया था कि हर एक गैसेस में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गई मैं, क्या है कि वो जितने भी मॉलिक्यूल हैं, एक गैस के पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके, वहां पर उन सभी मॉलिक्यूल्स का साइज, ध्यान से समझना, साइज, शेप और मास, साइज, शेप और मास हर एक पार्टिकल का आइडेंटिकल होता है, एक जैसा होता है। मास भी एक जैसा होगा सभी मॉलिक्यूल्स का, साइज भी एक जैसा होगा और शेप भी एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि आपने कोई गैस ली है, सपोज आपने H2 गैस ली है, H2 गैस है, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं? हाइड्रोजन के ही तो हैं। अगर एक मॉलिक्यूल की मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, तो अगर एक ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो ये भी तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अगर मैंने एक गैस ली हुई है तो हर पार्टिकल क्या है वहां पर, हर मॉलिक्यूल किसका है? हाइड्रोजन का ही पार्टिकल है, हाइड्रोजन का ही मॉलिक्यूल है। तो इसने फर्स्ट पोस्टुलेट में ये चीज और ऐड की हुई है कि आपका उस हर एक मॉलिक्यूल का, उस गैस के हर एक मॉलिक्यूल का मास, साइज और शेप आइडेंटिकल होगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि चाहे आप इस पार्टिकल की बात करो, चाहे आप इस पार्टिकल की बात करो या इस पार्टिकल की बात करो, किसी भी पार्टिकल की आप बात कर रहे हो, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आप बात कर रहे हो, तो वो हमारा सभी का बिहेवियर एक जैसा ही होगा। आप किसी भी एक को उठा के आप वहां से बात कर सकते हो। सपोज आप ये कीजिए कि मैंने कहा 12th क्लास का कोई एक स्टूडेंट खड़ा हो जाओ, तो कोई अगर 12th क्लास के मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो किसी एक का नाम लिया है, तो उस 12th क्लास में बैठे हुए कोई भी स्टूडेंट मेरे लिए बराबर है।
तो यहाँ पर भी यही चीज है कि अगर आपके पास H2 मॉलिक्यूल है, किसी भी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो आप किसी भी इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी कर लो, इसकी कर लो, किसी की भी बात कर रहे हो तो सेम ही चीज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से सेकंड पोस्टुलेट आपका क्या कहता है कि इन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर मैं ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ गैस की बात कर रही हूँ तो उसके कंपैरिजन में किसी एक पार्टिकल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। छोटी सी बात है, दोबारा सुन लो कि अगर हम पूरे गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और किसी एक मॉलिक्यूल, उसी गैस के किसी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो अगर उन दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करें तो मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को पूरी गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट किया जा सकता है, वो नेग्लिजिबल है। थर्ड पोस्टुलेट की बात करें अगर हम, थर्ड पोस्टुलेट देखिए, थर्ड पोस्टुलेट आपका कहता है कि जो भी आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपका कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर उसमें लिनियरिटी में ही हमारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पोस्टुलेट आपको कहता है कि जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में नो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मतलब कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, कोई भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करता। देखो फर्स्ट में हमने बात की थी मॉलिक्यूल्स के बारे में कि गैस के पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम गैसियस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और उसके बाद उनका आइडेंटिकल शेप, साइज एंड मास होता है। सभी पार्टिकल्स का, सभी गैसियस पार्टिकल्स का या सभी मॉलिक्यूल्स का शेप, साइज एंड मास आइडेंटिकल होता है। सेकेंड आपने क्या बात की है कि इनके बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, मतलब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि ओवरऑल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में, कंपैरिजन की बात कर रही हूं, देख लेना यहां पूरा नहीं लिख रही, इनके कंपैरिजन में मैं सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की बात करूं, सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वो जो है आपका नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है। सेकंड पोस्टुलेट ने क्या कहा, सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं किसके कंपैरिजन में, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ गैस की बात के कंपैरिजन में, तो वो कैसा होता है आपका वॉल्यूम, नेग्लिजिबल होता है। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि हमारा जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, सभी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता मतलब अगर एक पार्टिकल यहाँ पर है, मैं थोड़ा बड़े पार्टिकल्स बना रही हूँ ताकि आपको दिखे, हालांकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। एक पार्टिकल सपोज यहाँ पर है, गैस का दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, कोई यहाँ पार्टिकल है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, मतलब ये वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट यही रहेगा। फोर्थ पॉइंट जो है आपका, फोर्थ पोस्टुलेट जो है आपका, वो क्या रहेगा कि आपके जितने भी गैसियस पार्टिकल्स हैं, जो भी आपके गैसियस पार्टिकल हैं या गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके रैंडम मोशन में या रैंडम एंड सीजलेस मोशन को फॉलो करते हैं। फोर्थ पॉइंट ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। देखो क्या कहता है, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं या गैसियस पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि तुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, इसका मन करेगा ये इधर जाएगा, इसका मन करेगा ये इधर जाएगा, इसका मन करेगा ये इधर जाएगा। तो आपका रैंडम मोशन होता है, जिगजैग मोशन को फॉलो करते हैं, उनका जैसे मन करेगा वैसे मूव कर रहे हैं। अब वो जैसे मन करेगा में भी इतना फ्रीडम नहीं होता, बताऊंगी कि वो रैंडम मोशन किस वजह से हो जाता है। अब देखो, आपने अभी कहा फर्स्ट पोस्टुलेट में ही कि आपके पास गैसेस के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर कहीं पर आपने कोई गैस ली है तो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अभी तो हम इस एक की ही बात कर रहे हैं,
इसके आसपास बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो एक मॉलिक्यूल सपोज यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और आप मान लो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जाते हुए इसके पास बहुत सारे और आगे रास्ते में भी तो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ना। तो ये जैसे ही मूव करना स्टार्ट करता है, तो मूव करना स्टार्ट करेगा, इसको रास्ते में सपोज यहाँ एक और मॉलिक्यूल मिल गया, यहाँ इसको एक और मॉलिक्यूल मिल गया, तो यहाँ जा रहा है, इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स तो नहीं था, बट ये चल तो सकता ही है ना। ये ऐसा नहीं है कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होके गया है, नहीं, ये अपना एक मोशन को फॉलो कर रहा था, और मोशन को फॉलो करते करते इसको रास्ते में मिला दूसरा फ्रेंड, दूसरा मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल में क्या करेगा, जाकर ये इसके साथ कोलाइड करता है। क्या करता है, कोलाइड करता है। सपोज मैं यहां से चल रही हूँ, सामने से कोई और आ जाए, तो अब मेरी जो मर्जी है मैं इसी डायरेक्शन में चलूं, इस डायरेक्शन में चलते चलते मुझे कोई और मिल सकता है, पर मेरे लिए कोई फिक्स नहीं था, मेरे लिए किसी ने कहा नहीं था तुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, बट मेरा मन था, मैं इस डायरेक्शन में चल रही थी, तो इस डायरेक्शन में चलते हुए अगर मुझे सामने से कोई मिलेगा तो मेरी क्या होगी, टक्कर होगी उसके साथ। तो यहाँ से आपका क्या है कि ये मॉलिक्यूल जब इस डायरेक्शन में चल रहा था, ये मॉलिक्यूल इधर से आ रहा था, तो इनके बीच में, एक दूसरे के बीच में कोलिजन होता है, पर वो किसकी वजह से होता है, रैंडम और सीजलेस मोशन की वजह से, कि वो रैंडमली कहीं पर जा रहे थे, उनको दूसरा मॉलिक्यूल मिला, उनके वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे। तो यहाँ से आगे मैं बिल्कुल नंबर वाइज पोस्टुलेट्स नहीं देखूंगी, वो आप अपने किसी भी रेफरेंस बुक से देख सकते हो, बट मैं इसको मतलब आपके जितने भी पोस्टुलेट्स रह गए हैं, 3-4 पोस्टुलेट्स और रह गए हैं, उन सभी को कंबाइन करके बताने वाली हूँ यहाँ से आगे मैं आपका। तो आप इसको समझना अच्छे से, क्योंकि ये कंसेप्ट ही है इंपॉर्टेंट, जो समझ आना जरूरी है। अदरवाइज वो ऊपर तो सिर्फ उसने यही बताया अभी तक कि मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं गैस के अंदर, और गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उनका फिक्स साइज, शेप और आपका मास होता है, उसके बाद वो किसी डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। तो ये बेसिक सी चीजें बताई हैं, जो समझने का है वो सारा अभी आया है आपका। तो ये देखो, कोलिजन होगा, कोलिजन किसके किसके बीच में हो सकता है, कोलाइड कर रहे हैं जो ये, तो ये कोलिजन किसके किसके बीच में हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी मॉलिक्यूल के साथ हो सकता है। गैस के अंदर हमने कहा मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस अगर मैं किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये इसके साथ कोलाइड करेगा या इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, किसी के साथ फिक्स नहीं है, किसी के साथ भी कोलाइड कर सकता है। रैंडम मोशन में चल रहा था, जो उसके सामने टक्कर में आएगा वो उसी के साथ कोलाइड कर जाएगा। दूसरा, ये मॉलिक्यूल्स के साथ तो कोलाइड करेगा ही, कि उसको जितने भी इन्वायरमेंट में यहाँ पर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, इन्वायरमेंट में मतलब जिस कंटेनर में आपने गैस लिया वो गैसियस, उस कंटेनर के अंदर के इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करने के साथ साथ एक चीज के साथ और कोलिजन करते हैं। किसके साथ, सपोज आपने इस कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल्स को ले रखा है, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल है बहुत सारे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर सकता है, एक यहाँ पे भी कोई है, ये भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर सकता है। ये कोलिजन है आपस के मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ कोलिजन तो करेंगे ही, जिसके सामने जो आया उसके साथ कोलिजन करेंगे, बट साथ में ये सारे मॉलिक्यूल्स, जरूरी नहीं है ना कि यहीं पर मूव कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इधर ही मूव कर रहा है, नहीं, अभी हमने कहा कोई फिक्स मोशन नहीं होता, तो रैंडम मोशन में चलते हैं। अब इसका मन कर रहा है भाई ये तो यहाँ आएगा इधर, तो अगर इधर आएगा तो इसको यहाँ पर क्या मिलेगा, वॉल ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में आपने लिया हुआ है गैस को उसकी वॉल मिलेगी। तो ये मॉलिक्यूल्स का कोलिजन यहाँ पर आकर किसके साथ टकराएगा, ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ। तो हमारा जो कोलिजन है वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपका किसके साथ हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का आपस में भी हो सकता है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट रहा, फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई नेक्स्ट पॉइंट भी बना रखा होगा आपके रेफरेंस बुक में। तो ये आपका यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए कि आपके मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन है, किसी भी एक मॉलिक्यूल की कोलिजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकती है, या आपकी वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर मोशन सीजलेस और रैंडम होने की वजह से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कोलिजन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कोलिजन भी हो सकता है, और आपका मॉलिक्यूल का कोलिजन वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी हो सकता है, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी हो सकता है। ये किसकी बात कर रही हूं मैं, कोलिजन की। जो कोलिजन ऑफ पार्टिकल है वो आपका एक मॉलिक्यूल का किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है,
एक मॉलिक्यूल का वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी हो सकता है। अब बात आती है कि कोलिजन होने से होगा क्या, मतलब एक दूसरे से आके टकराए, अब होगा क्या। आप इन जनरल भी अगर बात करो, जैसे मैंने कहा मैं यहाँ से चल के आ रही हूँ, सामने से आके मुझे कोई टक्कर मार दे, मैं उसको कुछ कहूंगी नहीं क्या। अगर मैं यहाँ से चल के जा रही हूँ, यहाँ से कोई आ रहा है, अब अगर हम एक दूसरे से टकराए हैं तो क्या हम एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे। अगर सपोज मैं कुछ नहीं भी कहूंगी, क्या हम एक दूसरे को इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ से कोई मॉलिक्यूल आया, यहाँ से कोई मॉलिक्यूल आया, ये इसके साथ आके टकरा गया, यहाँ आके सपोज ये दोनों टकरा जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो टकराने से क्या होगा। इसमें क्वेश्चन आता है कि कोलिजन में कोई एनर्जी का लॉस होगा क्या, कोलिजन में एनर्जी लॉस होगा क्या। तो आंसर है नो, नो, एनर्जी लॉस नहीं होगा। किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हो सकता है एनर्जी लॉस हो जाए, पर ओवरऑल गैस का एनर्जी लॉस नहीं होता। वो कैसे नहीं होता, देखो कैसे हम इसको समझेंगे। ये सारे रब कर देती हूँ, यहां तक नोट कर लिए होंगे, नोट भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप समझ लो इतना। देखो क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं कि कोलिजन होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स का, उसमें कोई एनर्जी लॉस होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हुआ, एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा था, एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा था, इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद अब ये मॉलिक्यूल इसके साथ टकराया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होना चाहिए। अब इफेक्ट में क्या होता है कि देखो ये भी चल रहा था पार्टिकल रैंडम मोशन में, ये भी चल रहा था और ये भी चल रहा था आपका रैंडम मोशन में। अब आप इस चीज को, जो मैं दो पार्टिकल बना रही हूँ ना, ये मत समझना गैस के पास दो ही पार्टिकल हैं। मैं आपका एक इन जनरल एग्जांपल लेके चल रही हूँ, वही आप एज्यूम करना। एक कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनमें से किन्हीं दो की बात कर लेते हैं। हमें सारों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे हमने फर्स्ट पोस्टुलेट में ही कहा सेम एनर्जी, सेम शेप और आपका मास वाले हैं। तो यहाँ से आप उसको, मतलब इन दो को ही जनरल फॉर्म में ले सकते हो। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं एनर्जी लॉस की। तो एनर्जी लॉस का देखो कैसा है, एक पार्टिकल के पास अपनी एनर्जी है, दूसरे पार्टिकल के पास अपनी एनर्जी है। क्यों हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर एक पार्टिकल मूव करके कहीं जा रहा है तो ये मूव कब करेगा, जब इसके पास कुछ एनर्जी होगी। अगर इसके पास एनर्जी है तभी तो मूव कर रहा है ना। अगर मूव कर रहा है तो इतना तो आप सभी को पता है कि इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो पक्का है, कुछ वेलोसिटी से ही तो मूव कर रहा है। अगर इसके पास अपनी वेलोसिटी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मूव कर रहा है तो ये किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, दैट मींस इसके पास कुछ एनर्जी है। हर मॉलिक्यूल के पास अपनी एक एनर्जी होती है गैस के अंदर मूव करने, जो गैसियस पार्टिकल हैं, सॉरी ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है मेरे से। तो यहाँ देखो हर पार्टिकल जो भी मूव कर रहा है इस गैस के अंदर, हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई एक नहीं मूव कर रहा है, कोई दो नहीं मूव कर रहे, सभी पार्टिकल्स अपना घूमने फिरने में लगे हुए हैं, कोई रेस्ट पे नहीं है। तो यहाँ पर सारे पार्टिकल्स की अपनी अलग अलग एनर्जी है, हर एक सिंगल पार्टिकल की अलग अलग एनर्जी है, क्योंकि हर पार्टिकल कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो सबकी अपनी अलग अलग एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं। तो इनमें मूव करने में सभी पार्टिकल्स की अपनी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। ये अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है, ये आपका अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है। अब इन दोनों पार्टिकल्स के कोलिजन में पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है इसके साथ जब इसका कोलिजन हुआ, हो सकता है इसका एनर्जी लॉस हो जाए, एनर्जी लॉस हो जाए, और जो ये एनर्जी लूज करेगा, जो इसका एनर्जी लॉस होगा, वो फटाफट क्या करेगा, एनर्जी गेन कर लेगा। जो ये एनर्जी लूज करेगा ये एनर्जी गेन कर लेगा। तो बेसिकली क्या है कि ये मान लो यहाँ से एक पार्टिकल चल के आ रहा है, यहाँ से दूसरा पार्टिकल चल के आ रहा है, जैसे ही इसमें कोलिजन हुआ, यहाँ से ये दोनों टकराए, टकराने पे सपोज इसने, इस वाले की बात कर रही हूँ, इसने एनर्जी लॉस कर दिया, इसने एनर्जी गेन करेगा कब, जब जैसे ही अपनी एनर्जी लूज करेगा ना, ये अपनी एनर्जी लूज करने की वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी कम, और जो इसने एनर्जी लूज की है वो इसको गेन हो जाएगी, इसको मिल जाएगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में कि जैसे इसने एनर्जी लूज की, ये एनर्जी उसी एनर्जी को गेन कर लेगा। गेन करने का इफेक्ट क्या हुआ, इसकी तो स्पीड बढ़ गई, इसकी स्पीड हमारी कम हो गई। तो यहाँ पर जो आपके गैसेस पार्टिकल्स हैं, ओवरऑल एनर्जी आपकी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि जो भी आपका एनर्जी लॉस होगा
जिससे किसी एक पार्टिकल ने अगर एनर्जी लॉस कर दिया है तो दूसरा उसकी एनर्जी को गेन कर लेगा। तो हमारे गैसेस के अंदर ही, उस गैस के अंदर ही एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। इसने लूज किया, इसने गेन कर दिया, इसने गेन किया, ये कहीं और जाके क्या पता लूज कर दे किसी और पार्टिकल के साथ। जब कोलिजन होगा हो सकता है ये पार्टिकल लूज कर दे, वो किसी दूसरे को गेन करा दे। तो वहां पर हमारा ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है या कोई जो हमारी गैस की एनर्जी है वो कांस्टेंट रही रहती है। और यहाँ से हम जस्ट एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि हमारी एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहती है उन्हीं पार्टिकल्स के बीच में। एक नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा आपका, नेक्स्ट पोस्टुलेट, वो देखिए। अब आप सभी ने सुना हुआ है कि गैसेस का अपना एक प्रेशर होता है। गैसेस जो है किसी भी कंटेनर में आप डाल रहे हो तो वो एक प्रेशर अटेन करके रखती हैं। वो प्रेशर किस वजह से आता है? देखो, हमने गैस मॉलिक्यूल्स लिए, हमने कहा था अभी कि ये एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते रहते हैं और हो सकता है सभी का एक तरह से मोशन नहीं दिखाएंगे हम, अलग अलग डायरेक्शन में, कोई कहीं पे मूव कर रहा है, कोई कहीं पे। तो हमने कहा था अभी कि जो कुछ पार्टिकल्स जो हैं कुछ तो आपस में टकराएंगे, कुछ खुद में कोलिजन करेंगे, बट कुछ पार्टिकल्स जो है वो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ आकर कोलिजन कर लेते हैं, कि कंटेनर की वॉल के साथ आकर कोलिजन करेंगे। जो यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स, अब ऐसा तो है नहीं कि जो पार्टिकल यहाँ आया, वॉल ऑफ द कंटेनर के पास आया, इसके साथ कोलिजन किया तो ये यहीं पे थोड़ी बैठ जाएगा, ये भी अपना वापस चला जाएगा। अब ये यहाँ पर आया, आने के बाद कोलिजन किया, कोलिजन करके वापस, जैसे ये वॉल है इससे टकराया, टकरा के वापस चला जाता है उस गैसियस एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर जैसे ही आके टकराया, उसने कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगाई है ना वहां पे टकराने में। अब वॉल की तो खुद की कोई एनर्जी है नहीं, वॉल थोड़ी मूव कर रही है, वॉल की खुद की वेलोसिटी नहीं है, तो ये तो मूव कर नहीं रही, तो ये इसके पास खुद की कोई एनर्जी है नहीं। बट जो ये कोलाइड करके गया है इसको कुछ ना कुछ एनर्जी दे के गया है। और इस वॉल के पास जो जो एनर्जीज आई है कोलिजन की वजह से, ड्यू टू कोलिजन वॉल्स ऑफ द कंटेनर के पास जो एनर्जी अटेन होती है, या जो इसके ऊपर फोर्स लगता है, या जो इसके ऊपर प्रेशर लगता है ड्यू टू कोलिजन, उसको हम प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं। कि जो किसी भी गैस का प्रेशर किस वजह से बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो कोलिजन जो होते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर पर, उसकी वजह से हमारा गैस का प्रेशर अटेन होता है। तो ये आपका हुआ नेक्स्ट पोस्टुलेट। उसके बाद एक रह गया, वो क्या होगा? यहाँ देखो, हमने उसकी बात कर ली, काइनेटिक एनर्जीज की बात कर ली, या उसकी पार्टिकल्स की कोलिजन की बात कर ली। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं ओवरऑल का मतलब क्या है कि पूरी गैस जो है उसमें सभी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, पूरी गैसियस पार्टिकल्स की वजह से, सारे गैसियस पार्टिकल्स की वजह से गैस का अपने काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम बात करें हर एक सिंगल पार्टिकल की, तो हम हर सिंगल पार्टिकल की स्टडी अलग अलग से नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको बताया था कि हम एक या दो पार्टिकल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो एवरेज हम उससे कैलकुलेट करके कोई भी टर्म अगर हमसे पूछी जा रही है तो हम उसका ओवरऑल एवरेज बता देते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने एक्सप्लेन भी किया कि हर एक पार्टिकल जो है वो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव नहीं करता है, सभी का अपना मूवमेंट की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ से ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी जिसको बोला जाता है, वो हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर किसी भी गैस का बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हो किसी भी गैसियस पार्टिकल को, आप इमेजिन करके देखो, यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स हैं, इसमें मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो क्या पार्टिकल्स की रैंडमनेस नहीं बढ़ जाएगी? जो पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे थे गैस के, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हूँ तो इंक्रीज करने की वजह से इनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी। रैंडमनेस बढ़ रही है दैट मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और सेम चीज हम बोल सकते हैं, अगर टेम्परेचर अगर मैं कम कर दूंगी, टेम्परेचर कम करने की वजह से, जैसे ही पार्टिकल से हमने टेम्परेचर ले लिया, गैस से हमने टेम्परेचर ले लिया, तो पार्टिकल्स की रैंडमनेस क्या हो जाएगी? कम। पार्टिकल्स की रैंडमनेस कम हुई तो वैसे ही हमारी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, क्योंकि रैंडमनेस से हमारी रिलेटेड है वेलोसिटी, और वेलोसिटी से रिलेटेड है आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो आपका वेलोसिटी
इंक्रीज या डिक्रीज होगी पार्टिकल्स की, वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो उसी के बेसिस पे हमारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। अब लास्ट पोस्टुलेट की अगर हम बात करें तो लास्ट पोस्टुलेट आपका क्या कहता है कि आपके गैसियस पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं रेंडमली, तो आपका कोई भी पार्टिकल, मैंने कहा था सारे के सारे पार्टिकल मूव करते रहते हैं, तो कोई पार्टिकल ऐसा क्यों नहीं होता कि आके यहाँ नीचे जमीन में बैठ जाए, मतलब कंटेनर की बेस में बैठ जाए, तो ऐसा क्यों नहीं होता, किस लिए नहीं होता, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का गैसियस पार्टिकल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि गैसियस पार्टिकल में रैंडमनेस इतनी ज्यादा होती है, वो इतना स्मॉल साइज होता है उनका, और उनमें रैंडमनेस इतनी ज्यादा होती है कि वो हमारे बेस पे आके बैठते ही नहीं है, उनमें रैंडमनेस रहती है ओवरऑल, और रैंडमनेस रहती है तो उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है, आके कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते तो ग्रेविटी का रूल यही कहता है ना, ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है। अब यहाँ पार्टिकल्स में रैंडमनेस है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं पर वो नीचे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी रैंडमनेस काइनेटिक एनर्जी की वजह से, उनकी वेलोसिटी की वजह से, उनको टेम्परेचर जो अटेन कराया गया उसकी वजह से, और हमारे पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉल होने की वजह से रैंडमनेस बहुत इजीली आ जाती है उन पार्टिकल्स में, तो इस वजह से हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी का गैसेस पार्टिकल्स पर असर नहीं होता। तो ये आपके हो गए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किस वजह से आई है, क्योंकि हमारी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे कि किस बेसिस पे हम वो थ्योरी दे रहे हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन हमने नहीं कराई है, आज जस्ट पोस्टुलेट्स की ही बात की है। तो यहाँ से इन पोस्टुलेट्स के बेसिस पर ही हमारी आगे की स्टडी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में जो आगे स्टडी होगी वो इन्हीं पोस्टुलेट्स को बेस बनाकर ही की जाएगी। तो अभी तक आपके पोस्टुलेट्स आपको सारे समझ आ जाने चाहिए। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, और आपका ग्रेजुएशन लेवल, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ग्रेजुएशन लेवल के लिए जस्ट पोस्टुलेट्स ही इनफ है। आपसे मतलब ये कभी भी एग्जामिनर आपसे इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं पूछता, तो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर मास्टर्स लेवल की बात कर रहे हो तो उसके मैथमेटिकल डेरिवेशन में आप लोगों को जरूर कराऊंगी, बट अभी मैं ग्रेजुएशन को बेस बना के चल रही हूँ, तो इसीलिए अभी तो इस लेक्चर में तो हम इतना ही रखेंगे, बट आपका जरूर हमारे चैनल पे लास्ट में मिल जाएगा इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो अभी के लिए थैंक यू, आपका लेक्चर यही रहेगा। थैंक यू।